हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टैंड। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फेशन, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, जनरल और यूनिवर्सल रूल कन्फेशन का बहुत सिंपल है। टू एडमिट अ गिल्ट बिफोर अ कोर्ट इज नोन एज कन्फेशन, बट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंट्रिकेसीज इस पूरे टॉपिक में। जैसे कि क्या कन्फेशन पुलिस को दिया हुआ रेलेवेंट होगा, या थर्ड पर्सन को अगर मैंने कुछ कन्फेस करा है, अपने फ्रेंड को कुछ कन्फेस करा है, तो वो रेलेवेंट होगा इन द कोर्ट और नॉट। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्फेशन कहीं भी डिफाइंड नहीं है पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में। ओके, तो जो जो डेफिनेशन हम फॉर द एडमिशन यूज करते हैं अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 17, वही सेम डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं फॉर द कन्फेशन। नाउ इन द स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, it was held that confession are considered highly reliable because no rational person would make an admission against himself unless prompted by his conscience to tell the truth। क्या मतलब है? इसको कोर्ट ने कन्फेशन को हाईली रिलायबल माना। क्यों? क्योंकि कोई भी रैशनल पर्सन, रीजनेबल पर्सन अपने अगेंस्ट में एविडेंस नहीं देगा कोर्ट को, वो नहीं फंसना चाहेगा, वो अपने आप का अपना गिल्ट नहीं शो करेगा कोर्ट के आगे, जब तक कि अंतरात्मा उसको, जब तक एंटिल एंड अनलेस उसकी अंतरात्मा ना बोले उसको कन्फेस करने के लिए। Now coming on to the modes of confession. Confession may be written और oral। दो तरीके से confession हो सकता है, written और oral। अब confession वगैरह कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह पे भी होता है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाएगा, बट वो रिटर्न का ही एक पार्ट रहेगा। नाउ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दो तरीके से कन्फेशन होते हैं, दो तरीके के, एक सेल्फ इनकल्पेटरी एंड अदर इज सेल्फ एक्सकल्पेटरी। क्या मीनिंग है दोनों का? वेनेवर, कभी भी जो स्टेटमेंट, जब अक्यूज्ड ऐसी स्टेटमेंट दे जिसमें वो अपनी गिल्ट जो है वो डायरेक्टली एडमिट्स कर दे रहा है, वेयर अक्यूज्ड डायरेक्टली एडमिट्स हिज गिल्ट दैट आई किल्ड हिम बिकॉज ऑफ प्रीवियस एनिमिटी। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया मैंने ही इसे मारा है, और मेरी कुछ पुरानी दुश्मनी थी सामने वाले व्यक्ति से, इसलिए मैंने इसको मार दिया। यहाँ पे उसने क्या करा? डायरेक्टली एडमिट कर लिया। दूसरा कन्फेशन होता है सेल्फ एक्सकल्पेटरी। सेल्फ एक्सकल्पेटरी में क्या है? इसमें भी वही चीज है, एडमिट तो करता है आई किल्ड हिम, बट यहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो क्या करता है? वो अपने फेवर में उसमें स्टेटमेंट भी और ऐड करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दे रखा है, आई किल्ड हिम बिकॉज आई थॉट ही इज गोइंग टू हार्म मी, आई किल्ड हिम इन प्राइवेट डिफेंस। तो उसने यहाँ पे ये नहीं बोला, यह तो बोले ही आई किल्ड हिम, बट यहाँ पे उसने क्या फर्दर ऐड करा है कि मुझे ऐसा लगा वो मुझे हार्म कर रहा है और मैंने उसे प्राइवेट डिफेंस में मारा, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा है। तो यहाँ पे क्या उसने एक डिफेंस दे दिया इस वाली स्टेटमेंट में खुद को बचाने के लिए। तो ऐसी कन्फेशन को हम कहते हैं सेल्फ एक्सकल्पेटरी। और जहां पे डायरेक्टली और एक तरीके से एडमिट करता है गिल्ट अपने एक्यूज, उसको कहते हैं सेल्फ इनकल्पेटरी। ना अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखो, बिफोर निशिकांत झा एक केस हुआ था, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। निशिकांत झा से पहले ये होता था, जो सेल्फ इनकल्पेटरी कन्फेशन थे सिर्फ वही एडमिसिबल थे कोर्ट में, और जो सेल्फ एक्सकल्पेटरी थे वो एडमिसिबल नहीं थे। ठीक है? self because a statement that contains self exculpatory matter which if proof true would negative the offense। क्यों ऐसा था कि सेल्फ इनकल्पेटरी बस एडमिसिबल थे और सेल्फ एक्सकल्पेटरी नहीं थे? क्योंकि कोर्ट को ये लगता था कहीं ना कहीं अगर जो इसका डिफेंस, जो उसने डिफेंस में लाइन बोली है, अगर ये प्रूव हो जाता है तो जो उसका ऑफेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसने ऑफेंस करे नहीं, क्योंकि एनी एक्ट डन अंडर प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एन ऑफेंस। तो अगर प्राइवेट डिफेंस कैसे भी प्रूव हो गया तो एब्सॉल्व, उसकी जो गिल्ट है एक्यूज का वो एब्सॉल्व हो जाएगा, अपने गिल्ट से वो एब्सॉल्व हो जाएगा और ऑफेंस को नेगेटिव कर देगा। तो इसीलिए सिर्फ सेल्फ इनकल्पेटरी ही एडमिसिबल था, क्योंकि ये डायरेक्ट है, एक्यूज अपना एडमिट गिल्ट कर रहा है, एडमिट विदाउट एनी डिफेंस। ठीक है, वो डिफेंस में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देता, वो डायरेक्टली अपना एडमिट करता है गिल्ट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलते हैं अगली स्लाइड में।
जस्ट अ मिनट। Now, what if a confessional statement contains both self-inculpatory and exculpatory matter? यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था कि सेल्फ इनकल्पेटरी को एडमिसिबल कर दो और सेल्फ एक्सकल्पेटरी को इनएडमिसिबल कर दो। लेकिन वहां क्या होगा, क्वेश्चन अराइजेस, वहां क्या होगा जिस कन्फेशनल स्टेटमेंट में दोनों मैटर इंक्लूड है। एग्जाम्पल के लिए एक केस है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AR 1952। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत रेलेवेंट है। इसमें क्या होता है, पलविंदर वाज ऑन ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, पलविंदर एक महिला है, ये इसका ट्रायल चलाया जाता है फॉर द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड। इसके ऊपर ये एलिगेशन होते हैं कि इसने अपने हस्बैंड को मार दिया है, क्योंकि जो हस्बैंड की बॉडी, डेड बॉडी होती है, वो रिकवर्ड करी जाती है फ्रॉम द वेल ऑफ हाउस। ठीक है, उनके घर का जो कुआं होता है उसमें से पुलिस उस बॉडी को रिकवर्ड करती है। एंड द पोस्टमार्टम कुड नॉट रिवील द कॉज ऑफ डेथ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उसकी डेथ का कॉज नहीं रिवील कर पाती है। तो एक स्टेटमेंट देती हैं वो, लाइक कन्फेशनल स्टेटमेंट देती हैं वो टू द कोर्ट दैट, यहां से देखो इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट की स्टार्टिंग है, शी सेड दैट हर हस्बैंड अ फोटोग्राफर यूज्ड टू कीप handy photo developing material which is a quick poison, that on the occasion he was ill she brought him some medicine and that the file of medicine happened to be kept nearby the liquid developer and mistakenly husband swallowed the developer and died। क्या मतलब बना, वो अपनी स्टेटमेंट में कहती हैं जो उनके हस्बैंड थे वो एक फोटोग्राफर थे और वो अपने साथ एक केमिकल रखते थे, फोटो डेवलपिंग मटेरियल होता था जो कि एक टाइप का क्विक पॉइजन होता था, एंड इट वाज यूज फॉर द डेवलपिंग अ फोटोज बनाने के लिए इस केमिकल का यूज होता था और एक तरीके का पॉइजन था। एक बार उसके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई और वो मेडिसिन लेने बाहर गई, मेडिसिन लाई, उनसे गलती क्या हो गई, उन्होंने उस मेडिसिन को नियर बाय रख दिया उस वाले पॉइजन सब्सटेंस के नियर बाय, जो कि फोटो डेवलपर था, जो लिक्विड डेवलपर था उसके नियर बाय रख दिया और मिस्टेकनली हस्बैंड स्वेलेड द डेवलपर। हस्बैंड ने क्या करा, वो डेवलपर स्वेलेड कर लिया, अल्टीमेटली हस्बैंड की डेथ हो गई। यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहा है। उसने बताया कि वो हस्बैंड अपना पहले गिल्ट बता रही है कि ऐसा रख दिया मैंने और गलती से स्वेलो कर लिया उसे, उसके हस्बैंड ने। एंड दूसरी जगह वो कह रही है वो सेल्फ इनकल्पेटरी पार्ट था, यहाँ पे उसने कहा मिस्टेकनली हस्बैंड, मतलब मिस्टेक से हो गया ये। तो यहाँ पे एक डिफेंस दे रही है, वो इंटेंशन नहीं था उसका, बस वो मिस्टेक से हो गया और वो डर गई इस वजह से और उसने एविडेंस को छुपाने के लिए, अपना गिल्ट से एब्जॉल्व करने के लिए उसने उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया वेल, सो दैट किसी को पता ना लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, होता ये है कि क्योंकि ये स्टेटमेंट थी, ये क्या थी, बोथ मैटर कंटेनिंग कर रही है, बोथ सेल्फ इनकल्पेटरी भी और एक्सकल्पेटरी भी। एंड यहाँ तक क्या केस फॉलो करती थी सिनेरियो कि सेल्फ इनकल्पेटरी अगर कोई कन्फेशन है सिर्फ वही रेलेवेंट थी कोर्ट में, सेल्फ एक्सकल्पेटरी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर को भी इंक्लूड कर रही है, इसलिए कन्फेशन एडमिसिबल नहीं हुई कोर्ट में और इस बेसिस पे कन्फेशन नहीं किया गया पलविंदर का। अब ये एम्बिग्यूटी जो थी वो रिजॉल्व कब हुई, वो अभी जैसे मैंने कहा था निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1955 59 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन करा इस एम्बिग्यूटी को और कहा दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है इन रिलाइंग ऑन अ पार्ट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह साफ साफ क्लियर शब्दों में कह दिया कि कुछ भी गलत नहीं है, अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दोनों पार्ट इंक्लूड करती है तो आप सेल्फ इनकल्पेटरी को सिर्फ एडमिसिबल कर लो अगर आपके पास इनफ एविडेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए, और जो सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर है आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं और उस बेसिस पे आप एक्यूज की लाइबिलिटी को प्रूव करवा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल चलता आता था वो चेंज हो गया निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे बात कर रहा है फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन, किस तरीके से कन्फेशन हो सकते हैं। तो मेजरली दो ही तरीके के कन्फेशन होते हैं, एक जुडिशियल कन्फेशन होता है और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है।
जुडिशियल कन्फेशन ऐसा कन्फेशन जो एक्यूज दे रहा है बिफोर द मजिस्ट्रेट और इन द कोर्ट, ये रिकॉर्ड करा जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जब एनी थर्ड पर्सन को एक्यूज अपना कन्फेस कर रहा है अपना गिल्ट, एक्सेप्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के अलावा किसी को भी वो अपना कन्फेशन दे रहा है तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाया जाता है। अब देखो यहाँ पे रिलायबिलिटी जो है ना वो ज्यादा रिलायबल है जुडिशियल जुडिशियल कन्फेशन, और ट्रस्टवर्दी भी ज्यादा है कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। वो एक सिनेरियो ऐसा, मतलब एक प्रिंसिपल, एक फैक्टर है कि जो अगर हम मजिस्ट्रेट के सामने जो हम अपना कन्फेस करेंगे तो वहां पे चांसेस ऐसे बहुत कम हैं, बहुत रेयर हैं कि वो ट्यूटर्ड हो या फिर किसी थ्रेट में दिया गया कन्फेशन हो। इसलिए जुडिशियल कन्फेशन जो होता है मोर रिलायबल होता है। नाउ कन्फेशन व्हेन इररिलेवेंट, तो इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है ऐसे कन्फेशन जो इररिलेवेंट है, ऐसे कन्फेशन जो रिलेवेंट है। तो यहाँ पे जो इस स्लाइड में अभी हमारे पास 3 सेक्शन हैं जिसमें इंडियन एविडेंस कहता है अगर कन्फेशन इसमें दिया गया है तो फिर ये रेलेवेंट हो जाएगा। नंबर 1, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। देखो कन्फेशन हमेशा वॉलंटरी होना चाहिए, कभी भी इनवॉलंटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनवॉलंटरी कन्फेशन इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो वही सिंपल यहाँ पे भी कह रहा है, अगर आपने कन्फेशन किसी से निकलवाया है इंड्यूसमेंट में, थ्रेट में या फिर कोई प्रॉमिस करके, तो ऐसा कन्फेशन रिलेवेंट है इन द कोर्ट और हम एडमिसिबल नहीं करवा सकते और ये प्रूव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉलंटरीनेस नहीं है। अब मान लो किसी के फैमिली मेंबर में से आपने किसी को किसी बंदे ने किडनैप कर लिया और उससे जबरदस्ती बोल रहा है कि आप कन्फेस कर दो पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को, तो ये कन्फेशन रिलेवेंट नहीं होगा क्योंकि ये वॉलंटरी नहीं है। सेकेंड इज कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 25 क्लियरली कहता है कि अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को देते हैं वो रिलेवेंट है इन दी कोर्ट और आप उसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। क्यों? बहुत सिंपल सी रीजनिंग है, क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ पे, सब तो नहीं लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर कैसे काम करते हैं, वो पैसे वगैरह लेके क्या करते हैं, एक दबाव बनाते हैं एक्यूज्ड पर और उनसे जबरदस्ती कन्फेशन करवाते हैं उस ऑफेंस के लिए जो उस एक्यूज ने किया भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसका कन्फेशन जो हो ट्यूटर्ड हो, ठीक है, और एक तरीके से थ्रेट में दिया गया हो, तो वो टॉर्चर वगैरह करके निकलवाया हो, तो इसलिए कन्फेशन जो पुलिस अफसर को दिया जाता है वो रेलेवेंट नहीं होता है इन दी कोर्ट। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश लॉ पे ना थोड़ा सा वेरिएशन आता है इस पॉइंट को लेके, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन अंडर इंग्लिश इंग्लिश लॉ और रेलेवेंट एविडेंस माना जाता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। थर्ड is confession by accused while in custody of police not to be proved against him unless it is made in the immediate presence of magistrate। देखो जनरल रूल क्या है, कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है। दो एक्सेप्शन है इसके, एक है सेक्शन 26 और एक हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे अभी आगे वाली स्लाइड में, वो है 27। तो 26 क्या कहता है, मान लो जो एक्यूज्ड है वो कस्टडी में तो है पुलिस की, इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस है, बट वहां पे मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस हो जाती है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल मीनिंग है, अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन भी रेलेवेंट माना जाएगा। नाउ अभी मैंने कहा कि कब रेलेवेंट होंगे कन्फेशन, 3 सेक्शन बताए। अब कन्फेशन व्हेन रेलेवेंट, वो थे इरेलेवेंट के, ये है रेलेवेंट के कि कब कन्फेशन रेलेवेंट होगा। तो यहाँ पे बहुत समझने वाली बातें हैं कुछ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 27। मैंने जनरल रूल क्या बताया था, कन्फेशन पुलिस अफसर को दिया गया रेलेवेंट है। दो एक्सेप्शन है, एक बताई थी आई थिंक 26 26 बताई है, अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दे दिया जाता है तो रेलेवेंट हो जाएगा। और एक है सेक्शन 27। अब देखो 27 में क्या कहता है, 27 में कहता है कि confession would be relevant but not as a whole, only that part of confessional which relates distinctly to the fact thereby discovered। कोई कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है वो रेलेवेंट होगा, बट क्या पूरा होगा या कितना पार्ट उसका होगा।
तो 27 कहता है कि वो कन्फेशन उसका पूरा का पूरा रिलेवेंट नहीं होगा एक्यूज्ड का इन द कोर्ट, बट उतना ही पार्ट रिलेवेंट होगा विच रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड। ठीक है, क्या मतलब है इसका भी अच्छे से समझ में आएगा जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास केस है पुल्लुकोरी कोटैया एम्परर ए आई आर 1957 प्रीवी काउंसिल का केस है, एक्सप्लेन कर रहा है स्कोप ऑफ सेक्शन 27। देखो इसमें हुआ क्या है, जो अपलेंट्स हैं यहाँ पे वो मर्डर के लिए उन्हें जो ट्रायल कोर्ट है वो गिल्टी प्रूव हो जाते हैं, उनका गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाता है। बट अपील में वो क्या कंडक्ट, अब ये देखो बेसिस क्या रखा गया था इस मर्डर के गिल्ट को प्रूव करने के लिए, उन्होंने कन्फेस करा था पुलिस कस्टडी में, कन्फेशन दिया था उन्होंने, उस बेसिस पे उनका उन्हें मर्डर के लिए गिल्टी करा गया था। अब वो अपील में क्या कंटेंट कर रहे हैं कि जो उनकी स्टेटमेंट ली गई थी ना वो इन वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 26 एंड 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट थी। जैसे मैंने बताया पुलिस अफसर को दी हुई कोई भी कन्फेशन इररिलेवेंट होती है, तो वही इन्होंने कहा कि हमारी जो कन्फेशन थी इसलिए यहाँ पे इररिलेवेंट थी और उस बेसिस पे हमारा कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। अब देखो इनकी कन्फेशन समझते हैं, कन्फेशन से ज्यादा अच्छा इनकी कन्फेशन क्या थी, आई कोटाया एंड अदर्स बीट सिवैया एंड सुबैया टू डेथ। यहाँ पे देखो गिल्ट उसने अपना प्रूव करा है, मतलब एडमिट कर रहा है कि मैंने और कुछ लोगों ने मिलके सिवैया और सुबैया की डेथ करी है, और आई हिट द स्पेयर एंड माई स्टिक इन द रिक ऑफ विलेज, मैंने जिस वेपन से उसको मारा भाले को मैंने अपने विलेज में दुबकाया है। और इस बेसिस पे पुलिस जो है ये आर्टिकल्स डिस्कवर्ड कर लेती है फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस, जहां पे भी उसने जिस प्लेस पे बताया था विलेज के, वहां से पुलिस उसको डिस्कवर्ड कर लेती है। नाउ अब देखो सेक्शन 27 के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितना पार्ट रिलेवेंट होगा। हालांकि एक पुलिस को ऑफिसर को दिया गया हुआ स्टेटमेंट है, लेकिन रेलेवेंट कितना पार्ट होगा कोर्ट में वो देखते हैं। तो देखो जितना पार्ट कोई डिस्कवरी बता रहा है सिर्फ उतना ही पार्ट रिलेवेंट होगा। जैसे जो वेपन से जिस वेपन से मैंने मारा है वो क्या है, स्पीयर है, और वो स्पीयर को मैंने कहाँ दुबकाया है, विलेज में। तो सिर्फ यही वाला पार्ट आई हिट द स्पीयर और मैंने कहाँ छुपाया, सिर्फ यही वाला कन्फेशनल स्टेटमेंट का पार्ट रिलेवेंट होगा। और जहां पे वो अपना गिल्ट को एडमिट कर रहा है कि मैंने उस वेपन से क्या किया, वो रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आएगा। अभी और एग्जांपल आगे देता हूं मैं, उससे ज्यादा आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, only that part of a statement which leads to the discovery of weapon or body etc is relevant. So if in a statement the words like with which I stabbed him is irrelevant at it is not lead to the discovery of knife। क्यों यहाँ पे ये चीजें रिलेवेंट, यहाँ पे जो अगर वर्ड यूज होता है ना विच आई स्टैब्ड हिम, जिससे मैंने उसे मारा, ये इररिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ये ऐसी स्टेटमेंट है विच डू नॉट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ वेपन। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही पार्ट स्टेटमेंट होगा विच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ वेपन। सो इस प्रीवी ये जो हमने अभी केस डिस्कस करा है प्रीवी काउंसिल वाला, इसमें यही बोला है कि द पार्ट विच रिलेट्स to what he did to the object is relevant under section 27, not what he did with the object। कोर्ट कहती है सिर्फ वही पार्ट रिलेवेंट होगा जो बताए व्हाट ही डिड टू द ऑब्जेक्ट, उसने ऑब्जेक्ट का क्या किया, सिर्फ वही वाला पार्ट रिलेवेंट होगा, ना कि उसने ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया। ठीक है, एग्जांपल के लिए द थ्रॉट वाज कट विद अ नाइफ एंड नाइफ इज हाइड इन राइस ड्रम। ठीक है, एक इस कन्फेशनल स्टेटमेंट में है ये जो थ्रॉट है वो नाइफ से मैंने काटी है, और जो नाइफ है मैंने वो चावल के ड्रम में छुपा दी है। ये पुलिस ऑफिसर को दी हुई एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है। अब सेक्शन 27 क्या कह रहा है, सेक्शन 27 कह रहा है कि द थ्रॉट वाज कट विद अ नाइफ, ये चीज जो है ये बिल्कुल रिलेवेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पुलिस को नहीं मदद कर रही है फॉर द डिस्कवरी ऑफ वेपन। सिर्फ क्या मदद कर रही है, नाइफ इज हाइड इन राइस ड्रम।
तो सिर्फ यही रेलेवेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट है अक्यूज्ड का, और पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ एडमिशन मतलब कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है, और ना ही ये मदद कर रहा है डिस्कवरी ऑफ वेपन में, तो सिर्फ ये वाला पार्ट रेलेवेंट हो जाएगा। अनदर एग्जांपल, आई हैव बरीड द प्रॉपर्टी स्टॉलन बाय मी इन द फील्ड, आई विल शो इट। कौन सा पार्ट यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ वेपन में मदद कर रहा है या फिर प्रॉपर्टी में मदद कर रहा है? इसने बोला प्रॉपर्टी मैंने दुबकाई है फील्ड में, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई, मैंने चोरी करी या नहीं करी, ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये मदद नहीं कर रहा है पुलिस को डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टी में। तो आई हैव बरीड द प्रॉपर्टी, आई विल शो इट, सिर्फ यही वाला पार्ट रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 हो गया ये कि कब रेलेवेंट हो गया। नंबर 2, कन्फेशन मेड आफ्टर द रिमूवल ऑफ थ्रेट, इंड्यूसमेंट एटसेट्रा। जैसे हमने सेक्शन 24 में डिस्कस करा कि अगर आपने जो कन्फेशन है वो आपका इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी कन्फेशन नहीं है, थ्रेट में दिया हुआ है, इंड्यूसमेंट में दिया हुआ है, वो इरेलेवेंट होगा। यहाँ पे बोलता है सेक्शन 28, अगर वो थ्रेट और इंड्यूसमेंट हटा दिया जाए एक्यूज्ड के ऊपर से, फिर वो कन्फेशन देता है अगर, तो वो रेलेवेंट होगा। थर्ड सिचुएशन इज confession otherwise relevant not becomes irrelevant because of promise of secrecy etc. सेक्शन 29 कहता है कि confession otherwise relevant, अगर वो relevant है confession, वो इस बेसिस पे relevant नहीं हो जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें उस confession में involve हैं। जैसे सिक्रेसी में निकलवाया है, ड्रंक करके दारू पिला के अक्यूज्ड को कन्फेस करवाया है, तो अगर ये सारी प्रैक्टिसेस अक्यूज्ड पे करी जाती है, उसके बावजूद भी वो कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि क्या इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रुथ है उसका वो सामने आए कि किसने मारा, क्या हुआ, केस सामने आए, ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंपॉर्टेंट है, ना कि अदर थिंग्स। तो यहाँ पे देखो, अब एक बी क्लॉज में दिया डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द एक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट। अगर कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस करी गई है ना एक्यूज्ड के ऊपर और उसमें कोई कन्फेशन निकलवाया गया है, तो वो भी रेलेवेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए दृश्यम मूवी सबने देखी होगी। दृश्यम जो अजय देवगन है उसके घर के पास कुछ पुलिस वाले आके रहने लग जाते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं अजय देवगन को और उसकी वाइफ को कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, और वो कोशिश करते हैं उस मर्डर के बारे में जानने के लिए, उनसे कन्फेशन करवाना चाहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो प्रैक्टिस वॉज डिसेप्शन प्रैक्टिस उनके ऊपर एक्सरसाइज करी गई, बट उसके बाद भी उनका कन्फेशन अगर आता है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा इन दी कोर्ट। डी कहता है इन आंसर टू क्वेश्चन ही नॉट हैव आंसर्ड, अगर उसको कोई जरूरत नहीं थी आंसर करने की, वो नहीं था बाउंड आंसर करने के लिए, फिर भी उसने अगर आंसर कर दिया है तो भी वो रिलेवेंट माना जाएगा कन्फेशन। एक्यूज्ड वाज नॉट वांट दैट ही, देखो एक जनरल रूल होता है कन्फेशन के लिए, अब जब आप कन्फेशन किसी से करवाते हैं तो एक ड्यूटी बनती है मजिस्ट्रेट की कि वो एक्यूज्ड को बोले कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन टोटली अपॉन योर डिस्क्रिशन। तो अगर ई पॉइंट कह रहा है कि अगर मान लो ऐसा कोई अगर थर्ड पर्सन को कन्फेशन दे रहा है और उसने नहीं ऐसे वार्न करा, तब भी वो रेलेवेंट माना जाएगा। बट जुडिशियल कन्फेशन में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल कन्फेशन में मजिस्ट्रेट ड्यूटी बाउंड है कि वो एक बार बताए कि ये उसका डिस्क्रिशन है और बाउंड नहीं है कन्फेस करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि समझने वाला पार्ट जो इसमें था सेक्शन 27 ही था। सेक्शन 27 बहुत कंफ्यूजिंग होता है और इजिली नहीं समझ में आता। तो मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।